हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 2 एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, पॉलिटिकल साइंस बुक, ग्रेड 12 से। चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। यू हैव नाउ एन आइडिया ऑफ द डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस इन विच इंडिपेंडेंट इंडिया वाज बोर्न। अभी तक आपको आइडिया लग चुका होगा कि किन मुश्किल हालातों में इंडिया जो है वो आजाद हुआ था। यू हैव रेड about the serious challenge of nation building that confronted the country right in the beginning. साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि किस तरीके से बहुत ही गंभीर रूप में जो चैलेंजेस हैं एक नेशन को बनाने के, वो कंट्री के सामने खड़े थे बिल्कुल शुरुआत में। Faced with such serious challenges, leaders in many other countries of the world decided that their country could not afford to have democracy. अब इतने सीरियस चैलेंजेस को फेस करने के बाद जो लीडर्स और बहुत सी कंट्रीज में थे दुनिया के, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई उनकी कंट्री जो है वो डेमोक्रेसी अफोर्ड नहीं कर सकती। They said that national unity was their first priority and that democracy will introduce differences and conflicts. उनका ये मानना था कि राष्ट्रीय एकता उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी है और डेमोक्रेसी जो है वो डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को ज्यादा लाएगी। Therefore, many of the countries that gained freedom from colonialism experienced non-democratic rule. इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज जहां पर उनको आजादी हासिल हुई कॉलोनियलिज्म से, उन्होंने जो है कहा कि हमारे यहाँ नॉन डेमोक्रेटिक रूल होना चाहिए। इट टुक वेरियस फॉर्म्स, नॉमिनल डेमोक्रेसी बट इफेक्टिव कंट्रोल बाय वन लीडर, वन पार्टी रूल और डायरेक्ट आर्मी रूल। अब इसके भी अलग अलग शक्ल इख्तियार हुए। नॉमिनल डेमोक्रेसी रही, मतलब इफेक्टिव कंट्रोल रहा एक लीडर के द्वारा, एक पार्टी रूल चला, या फिर डायरेक्ट आर्मी रूल चला। नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम्स always started with the promise of restoring democracy very soon. जो नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम्स थी वो हमेशा इसी प्रॉमिस से शुरुआत करती थी कि बहुत जल्द डेमोक्रेसी आएगी। बट वंस दे एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डिसलॉज देम। और एक बार जब वो अपने को स्थापित कर लेती थी तो बहुत मुश्किल होता था फिर उनको हटाना। द कंडीशंस इन इंडिया वर नॉट वेरी डिफरेंट। इंडिया में जो हालात थे वो भी अलग नहीं थे। बट द लीडर्स ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया decided to take the more difficult path. अब जो हमारा इंडिया आजाद हुआ था नया नया, उसमें जो लीडर्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम मुश्किल भरा रास्ता जो है उसे चुनेंगे। Any another path would have been surprising. For our freedom struggle was deeply committed to the idea of democracy. कोई भी और रास्ता अगर चुना जाता तो वो एक तरह से आश्चर्य की बात होती, क्योंकि हमारा जो ये आजादी का संघर्ष था कि पूरी तरह से डेमोक्रेसी के आइडिया पर ही बेस्ड था। Our leaders were conscious of the critical role of politics in our any democracy. हमारे जो लीडर्स थे वो पूरी तरह से कॉन्शियस थे ये जो पॉलिटिक्स का रोल है डेमोक्रेसी में उसको लेकर। They did not see politics as a problem, they saw it as a way of solving the problems. उन्होंने पॉलिटिक्स को प्रॉब्लम की तरह नहीं देखा, बल्कि उन्होंने ये माना कि ये रास्ता है जिससे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। Every society needs to decide how it will govern and regulate itself. हर समाज जो है वो डिसाइड कर सकता है या उसको डिसाइड करना होगा कि कैसे उसको अपने को गवर्न करना है, कैसे उसको अपने को कंट्रोल करना है। देयर आर ऑलवेज डिफरेंट पॉलिसीज, ऑल्टरनेटिव्स टू चूज फ्रॉम। अलग अलग नीतियों के कई सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जिससे हम चुन सकते हैं। देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स विद डिफरेंट एंड कॉन्फ्लिक्टिंग एस्पिरेशंस। बहुत अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, समूह होते हैं जिनकी जो आकांक्षाएं होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं और थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट मतभेद वाली होती हैं। How do we resolve these differences? अब इन डिफरेंसेस को कैसे सॉल्व किया जाए? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक जो राजनीति है यही इसका जवाब है। While competition and power are the two most visible things in politics, the purpose of political activity is and should be deciding and pursuing public interest. जहां कंपटीशन और पावर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स दिखाई देती हैं पॉलिटिक्स में, वही जो मेन पॉलिटिकल गतिविधि हो उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि वो डिसाइड कर सके और जो भी काम करे वो पब्लिक इंटरेस्ट में करे। दिस इज द रूट आवर लीडर्स डिसाइडेड टू टेक, और यही रास्ता जो है हमारे लीडर्स ने चुना। लास्ट ईयर यू स्टडीड हाउ अवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड। अभी पिछले साल हमने पढ़ा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान कैसे ड्राफ्ट किया गया। You would remember that the Constitution was ready and signed on 26 November 1949 and it came into effect on 26 January 1950. आपको याद होगा कि संविधान जो है वो तैयार हो गया था और उसको साइन किया गया था 26 नवंबर 1949 में, पर वो पूरी तरह से जो इफेक्ट में आया वो 26 जनवरी 1950 को हुआ।
At that time the country was being ruled by an interim government. उस समय जो कंट्री थी वो एक इंटरिम गवर्नमेंट के द्वारा रूल करी जा रही थी. It was now necessary to install the first democratically elected government of the country. अब बहुत जरूरी हो गया था कि सबसे पहली चुनी हुई एक लोकतांत्रिक सरकार जो है उसको लाया जाए कंट्री में. The constitution has laid down the rules. Now the machine had to be put in the place. संविधान ने अपने नियम तय कर दिए थे, अब मशीन को जो है चलाना था सही से. Initially it was thought that this was only a matter of few months. शुरू में सोचा गया कि ये कुछ ही महीनों का मसला है. The Election Commission of India was set up in January 1950. इलेक्शन कमीशन जो इंडिया का है वो बनाया गया जनवरी 1950 में. सुकुमार सेन बिकम द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर. सुकुमार सेन सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने. द कंट्रीज फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वाज एक्सपेक्टेड सम टाइम इन 1950 इटसेल्फ. और कंट्री के जो सबसे पहले जनरल इलेक्शंस थे वो उम्मीद करी जा रही थी कि वो 1950 में ही होंगे. But the election commission discovered that it was not going to be easy to hold a free and fair election in a country of India's size. अब इलेक्शन कमीशन ने ये पाया कि इतना आसान नहीं है एक फ्री और फेयर इलेक्शंस कराना इस कंट्री में जो कि इतनी बड़े साइज की है. Holding an election required delimitation or drawing the boundaries of the electoral constituencies. इलेक्शन कराने का मतलब क्या है? एक लिमिटेशन करना होगा, बाउंड्रीज बनानी होंगी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की. It also required preparing the electoral rolls or the list of all the citizens eligible to vote. आपको एक इलेक्टोरल लिस्ट तैयार करनी होगी जिसमें सारे सिटीजन्स का नाम होना चाहिए जो वोट डाल सकते हैं. Both these tasks took a lot of time. और इन दोनों कामों को करने में बहुत समय लगा. When the first draft of the rolls was published, it was discovered that the names of nearly 40 lakh women were not recorded in the list. अब जब सबसे पहला ड्राफ्ट इन रोल्स का तैयार हुआ तो उसमें यह पाया गया कि लगभग 40 लाख लेडीज ऐसी थी जिनके नाम जो है इस लिस्ट में रिकॉर्ड नहीं किए गए थे. दे वर सिंपली लिस्टेड एज वाइफ ऑफ और डॉटर ऑफ. उनका नाम कैसे कर दिया गया था कि वाइफ ऑफ है या डॉटर ऑफ है. द इलेक्शन कमीशन रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट दीज एंट्रीज एंड ऑर्डर्ड अ रिवीजन इफ पॉसिबल एंड डिलीशन इफ नेसेसरी. तो इलेक्शन कमीशन ने जो है इन एंट्रीज को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और फिर ऑर्डर किया गया कि इसको दोबारा रिवाइज करो अगर पॉसिबल है, नहीं तो उसको डिलीट करो. प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज अ मैमथ एक्सरसाइज. सबसे पहले जनरल इलेक्शन की तैयारी करना एक किसी मैमथ जैसी एक्सरसाइज से कम नहीं था. नो इलेक्शन ऑन दिस स्केल हैज एवर बीन कंक्लूडेड इन द वर्ल्ड कंडक्टेड इन द वर्ल्ड बिफोर. इससे पहले इतने बड़े स्तर पे आज तक पूरी दुनिया में कभी कोई इलेक्शन नहीं हुए थे. At that time, there were 17 crore eligible voters who had to elect about 3,200 MLAs and 489 members of Lok Sabha. उस समय 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे जिनको चुनना था लगभग 3,200 MLAs को और 489 मेंबर्स को लोकसभा के. Only 15% of these eligible voters were literate. 15% इन एलिजिबल वोटर्स में से पढ़े लिखे थे. Therefore, the election commission had to think of some special method of voting. अब इसके लिए इलेक्शन कमीशन को जो है एक स्पेशल मेथड सोचना था वोटिंग का. The election commission trained over 3 lakh officers and polling staff to conduct the elections. तो इलेक्शन कमीशन ने लगभग 3 लाख ऑफिसर्स को और पोलिंग स्टाफ जो है उसको ट्रेनिंग दिलवाई गई ताकि इन इलेक्शंस को करवाया जा सके. It was not just the size of the country and the electorate that made this election unusual. अब कंट्री का जितना बड़ा साइज था या जिस तरह के इलेक्टोरेट थे इससे ये इलेक्शन थोड़े अपने आप में अलग थे. द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज आल्सो द फर्स्ट बिग टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन अ पुअर एंड इलिटरेट कंट्री. ये जो इतने बड़े जनरल इलेक्शन हुए पहले, ये एक तरह से सबसे पहला टेस्ट था डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, एक गरीब और बिना पढ़ी लिखी कंट्री के अंदर. Till then, democracy had existed only in the prosperous countries, mainly in Europe and North America, where nearly everyone was literate. अभी तक डेमोक्रेसी कहाँ चल रही थी? जो संपन्न देश थे, खासतौर से यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में, जहाँ ज्यादातर सभी पढ़े लिखे थे. By that time, many countries in Europe had not given voting rights to all women. अब तक इन कंट्रीज में, खासतौर से जैसे यूरोप वाली कंट्रीज हैं, इनमें वोट डालने का अधिकार वुमेन को नहीं दिया गया था. In this context, India's experiment with universal adult franchisee appeared very bold and risky. अब उस संदर्भ में भारत का ये जो एक्सपेरिमेंट था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होनी चाहिए, ये काफी एक बोल्ड स्टेप था और काफी रिस्की भी था. An Indian editor called it the biggest gamble in history.
एक इंडियन एडिटर ने इसको बिगेस्ट गैम्बल कहा, एक तरह का जुआ है, सबसे बड़ा जुआ था इतिहास में। ऑर्गेनाइजर अ मैगजीन रोट दैट जवाहरलाल नेहरू वुड लिव टू कन्फेस द फेलियर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इन इंडिया। ऑर्गेनाइजर एक मैगजीन जो थी, उसने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो रहेंगे, इस बात को एक तरह से कन्फेस करेंगे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इंडिया में फेल हो गई। A British member of Indian Civil Service claimed that a future and more enlightened age with view the astonishment, the absurd farce of recording the votes of millions of illiterate people. एक ब्रिटिश मेंबर जो कि इंडियन सिविल सर्विस में थे, उन्होंने ये क्लेम किया कि फ्यूचर यानी जो भविष्य है और जो ज्यादा एनलाइटेंड एज होगी, पढ़ी लिखी एज होगी, वो एस्टोनिशमेंट के साथ, आश्चर्य के साथ देखेंगे ये जो रिकॉर्डिंग होगी मिलियंस ऑफ वोट्स की और बिना पढ़े लिखे लोग जो हैं उनके द्वारा। चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग। These days we use an electronic voting machine EVM to record voters preferences. आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं, ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, ताकि वोटर के जो प्रेफरेंसेस हैं उनको रिकॉर्ड कर सकें। बट दैट इज नॉट हाउ वी स्टार्टेड। इस तरह से हमारी शुरुआत नहीं हुई थी। In the first general election, it was decided to place inside each polling booth a box for each candidate with the election symbol of that candidate. जब शुरुआत हुई थी तो जो पहले जनरल इलेक्शन थे उसमें क्या डिसाइड किया गया कि हर पोलिंग बूथ के अंदर एक बॉक्स रखा जाएगा हर एक कैंडिडेट के लिए, जिस पर उसका इलेक्शन सिंबल लगा होगा। Each voter was given a blank ballot paper where they had to drop inside the box of the candidate they wanted to vote for. हर वोटर को एक ब्लैंक बैलेट पेपर दिया जाएगा जो उसको उस कैंडिडेट के बॉक्स में डालना होगा जिसके लिए वो वोट डालना चाहते हैं। About 20 lakh steel boxes were used for this purpose. लगभग 20 लाख स्टील के बॉक्सेस जो हैं इसके लिए इस्तेमाल किए गए। A presiding officer from Punjab described how he prepared the ballot boxes. अब एक presiding officer जो पंजाब से थे वो बताते कैसे बैलेट बॉक्स तैयार होते थे। Each box had to have its candidate symbol. Both inside and outside it, and outside on either side had to be displayed the name of the candidate in Urdu, Hindi, Punjabi along with the number of constituency, the polling station and the polling booth. हर बॉक्स में कैंडिडेट का सिंबल होना चाहिए, अंदर भी बाहर भी, और बाहर की हर तरफ जो है उसका नाम दिखाई देना चाहिए। उर्दू में भी लिखा हो, हिंदी में भी लिखा हो, पंजाबी में भी लिखा हो। इसके साथ कॉन्स्टिट्यूएंसी के कितने नंबर हैं, पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ के बारे में। The paper seal with the numerical description of the candidate signed by the presiding officer had to be inserted in the token frame and its window closed by its door, which had to be fixed in its place at the other end by means of a wire. एक पेपर सील थी जिसपे न्यूमेरिकली डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कैंडिडेट का, उसको साइन किया गया प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, इंसर्ट करना होता था टोकन फ्रेम में, और जो विंडो थी उसकी वो डोर से बंद रहती थी जिसको भी फिक्स किया गया था अपनी जगह पे, और दूसरी तरफ जो है वायर की मदद से। ऑल दिस हैड टू बी डन ऑन द डे प्रीवियस टू द वन फिक्स फॉर पोलिंग। ये सब कब करना होता था, एक दिन पहले, जिस दिन पोलिंग होनी है उससे एक दिन पहले ये सब काम करने होते थे। टू फिक्स symbols and labels, the boxes had to be first rubbed with the sandpaper or the piece of brick. अब सिंबल्स और लेबल्स को बॉक्सेस पर लगाने के लिए पहले उन्हें घिसा जाता था सैंड पेपर से या फिर ईंट से। I found that it took about 5 hours for 6 persons, including my 2 daughters, to complete this work. उन्होंने पाया कि लगभग 5 घंटे लगते थे 6 लोगों को, जिसमें उनकी दोनों बेटियां भी शामिल थी, इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए। All this was done at my house. और ये सब मेरे घर पे होता था। After the first 2 elections, this method was changed. अब पहले 2 इलेक्शंस के बाद इस मेथड को बदला गया। Now the ballot paper carried the names and symbols of all the candidates, and the voter was required to put a stamp on the name of the candidate they wanted to vote for. अब क्या हो रहा है, बैलेट पेपर पे सारे नाम और सिंबल दिए गए थे उन कैंडिडेट्स के। वोटर को जो है सिर्फ उस पर स्टैंप लगानी थी उस कैंडिडेट के नाम पर जिसको वो वोट डालना चाहते हैं। This method worked for nearly 40 years. और ये मेथड लगभग 40 साल तक चला। Towards the end of 1990s, the Election Commission started using the EVM. 1990s के एंड में आके इलेक्शन कमीशन ने EVM की शुरुआत करी। By 2004, the entire country has shifted to EVM. अब 2004 तक आते आते पूरी कंट्री जो है वो EVM पर शिफ्ट हो चुकी थी।
The elections had to be postponed twice and finally held from October 1951 to February 1952. इलेक्शंस को 2 बार पोस्टपोन किया गया और फाइनली फिर वो कराए गए अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 में. But this election is referred to as the 1952 election since most parts of the country voted in January 1950. पर इन इलेक्शंस को हम कहते हैं कि ये 1952 में इलेक्शंस हुए थे क्योंकि ज्यादातर कंट्री के हिस्से में जो लोग थे उन्होंने वोट डाले थे जनवरी 1952 में. It took 6 months for the campaigning, polling and counting to be completed. 6 महीने लगे इसको पूरा कैंपेन करने में, पोलिंग करवाने में और फिर काउंटिंग कंप्लीट होने में. Elections were competitive. There were on an average more than 4 candidates for each seat. अब इलेक्शन में कंपटीशन तो होता ही है, लगभग एक सीट पर 4 कैंडिडेट्स थे. The level of participation was encouraging. More than half the eligible voters turned out to vote on the day of elections. अब ये जो लेवल था पार्टिसिपेशन का, ये काफी मतलब प्रोत्साहित करने वाला था. एलिजिबल वोटर्स जो थे उसमें आधे से ज्यादा जो हैं वो जो इलेक्शंस के दिन जो हैं वोट डालने आए. When the results were declared, these were accepted as fair even by the losers. अब जब रिजल्ट डिक्लेयर हुए तो सबने इसको फेयर माना है, भले ही लूज कर दिया इलेक्शन तब भी. The Indian experiment had proved the critics wrong. अब ये जो इंडियन एक्सपेरिमेंट था इसने जो आलोचक थे उनको गलत साबित किया. The Times of India held that the polls have confounded all those skeptics who thought the introduction of adult franchisee too risky an experiment in this country. जो टाइम्स ऑफ इंडिया है उसने ये बताया कि एक तरह से बताने की कोशिश करी कि जो पोल्स अभी तक जिसकी सब लोग आलोचना कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि ये जो एडल्ट फ्रेंचाइजी इंट्रोड्यूस करी जा रही है ये एक बहुत रिस्की एक्सपेरिमेंट है कंट्री के अंदर, इसको गलत साबित किया गया है. द हिंदुस्तान टाइम्स क्लेम दैट द यूनिवर्सल एग्रीमेंट these Indian people have conducted themselves admirably in the largest experiment in the democratic elections in the history of the world. अब हिंदुस्तान टाइम्स ने क्या क्लेम किया कि एक यूनिवर्सल तौर पे सहमति बनी है कि जो भारतीय लोग हैं उन्होंने अपने लिए एक इलेक्शंस कंडक्ट किए और ये सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक इलेक्शन था, सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था वर्ल्ड के इतिहास में. ऑब्जर्वर्स आउटसाइड इंडिया वर इक्वली इम्प्रेस्ड और जो बाहर के इंडिया से लोग थे वो भी इस बात को लेकर काफी इम्प्रेस हुए. India's general elections of 1952 become a landmark in the history of democracy all over the world. तो इंडिया में ये जो जनरल इलेक्शंस हुए 1952 में ये एक तरह से लैंडमार्क साबित हुए, मील का पत्थर साबित हुए हमारे लोकतंत्र के इतिहास में पूरी दुनिया के अंदर. It was no longer possible to argue that democratic elections could not be held in conditions of poverty or lack of education. तो ये भी अब क्या कहते हैं कोई नहीं रह गया था पॉसिबिलिटी की बहस कर सके कि जो लोकतांत्रिक इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, वो उन हालात में नहीं हो सकते जहाँ पे गरीबी है या लोग कम पढ़े लिखे हैं. It proved that democracy could be practiced anywhere in the world. और इससे ये बात और साबित हो गई कि डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में कहीं भी प्रैक्टिस करी जा सकती है. इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस. ये करते हैं अपने अगले वीडियो में.